ये स्लाइड जैसे कंप्लीट होगी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। पहले से नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि बार बार इसमें इम्प्रूवमेंट करना पड़ रहा है कुछ चीज़ों का। कल गॉल स्टोन एंड डाइट्स यहाँ पे रुके थे। गॉल स्टोन्स एंड डाइट्स, देयर आर sorry, the role of diet in the formation of gallstones. Gallstones and diet, the role of diet in the formation of gallstone is not clear. We do know that anything that increase the levels of cholesterol in the blood increase the risk gallstones. कोलेस्ट्रॉल्स लेवल्स ब्लड के अंदर जब बढ़ता है तो रिस्क फैक्टर डेवलप होता है गॉलस्टोन्स के लिए। तो इसके लिए जब हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं या फिर जनरल भी अगर हम बचना चाहते हैं तो इसे दो तरीके से मैनेज किया जा सकता है। एक तो एस्टेन से और दूसरा S5 से। अगर किसी कोलेस्ट्रॉल्स की प्रॉब्लम है और कोलेस्ट्रॉल इन द ब्लड इंक्रीज द रिस्क ऑफ, अगर कोलेस्ट्रॉल किसी का ब्लड में बढ़ रहा है तो उसे हम तो या तो S5 से ही कंट्रोल करते हैं क्योंकि लीवर की डायरेक्ट मेडिसिन है, और अगर S5 ना हो और अगर हम नहीं देना चाहते तो S10 वहाँ पे रिकवर करती है। S10 एंजाइमेटिक एंजाइम का सिक्रेशंस और कोलेस्ट्रॉल्स का फॉर्मेशंस, ये दोनों केयर करती है और मैनेज करते हैं। इंक्रीज द रिस्क ऑफ गॉल स्टोन्स, तो इससे गॉल स्टोन रिस्क से बचा जा सकता है। इट इज़ रीजनेबल to assume that a diet with large amounts of cholesterol, reasonable to assume that diet with a large amounts of cholesterol and other fats increase in the risk of gallstones. large amounts क्या है, कोलेस्ट्रॉल है एंड फैट्स हैं, ये इंक्रीज करते हैं गॉलस्टोन्स को। तो फैट को भी डिजोल्व S5 S10 से किया जाता है और कोलेस्ट्रॉल्स को भी मैनेज किया जाता है। मेटाबॉलिक प्रोसेस अगर फैट के लिए है या कोलेस्ट्रॉल्स के लिए है जो बैलेंस क्रिएट करता है, तो इसके लिए S10 D5 रेंज बेहतर है। अभी हमने एक प्रोग्राम डाला था, वहाँ से व्हाट्सएप से कुछ लोगों ने क्वेश्चंस किया कि इसमें डाइल्यूशन भी एक्सप्लेन कर दिया करें। तो डाइल्यूशन एक्सप्लेन करने का मतलब है कि क्लास में आना। डाइल्यूशन एक्सप्लेन शॉर्ट में नहीं होगा, डाइल्यूशन प्रैक्टिस में किस तरीके से हम यूज़ करते हैं, कब किस कंडीशन में। जैसे कि प्रोडक्शंस LDL का बढ़ रहा है, HDL का घट रहा है, तो HDL का बढ़ाना है तो हमें पॉजिटिव डोज में जाना है। D5 एक तरीके का न्यूट्रल डोज है। इसको जो हम मल्टीपल करते हैं जैसे कि 5 से 10 ड्रॉप्स में जाते हैं तो स्ट्रांग होता है, इससे स्ट्रांग और लाइट किया जाता है। लेकिन पॉजिटिव एंड नेगेटिव जो वैल्यूज होती है फर्स्ट सेकंड थर्ड डाइल्यूशन के अंदर होता है। अब मुझे किसी चीज़ को जनरेट करना है, प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो फर्स्ट डाइल्यूशन का इस्तेमाल करेंगे, यूज़ करेंगे। अगर किसी चीज़ को रिमूव करना है, प्रोडक्शन को कम करना है, तो थर्ड डाइल्यूशन का यूज़ करेंगे। तो ये शुरुआत होती है D3 से लेकर, D3 से प्रिपेयर्ड हुए 1:47 के रेशियो से 3 बार तोड़े गए, 3 बार जो पार्ट बनाए, 3 पार्ट बनाए, 1:47 से 1:47 तैयार हुआ, फिर 1:47 से फिर 1:47 हुआ। तो ये 3 पार्ट बने। ये 3 फर्स्ट स्ट्रॉन्ग, लाइटर एंड नेगेटिव। इसमें जो क्वांटिटी हुई मेडिसिन की, तो केमिकल जो बैलेंस है वो बिल्कुल बहुत कम रहा, लेकिन जो नेगेटिव चार्ज हुआ उसमें सिर्फ मॉलिक्यूल्स रहा।
मॉलिक्यूल्स बेस पे हम ट्रीटमेंट करते हैं, और मॉलिक्यूल्स बेस पे जो चीज़ें होती हैं वो इलेक्ट्रॉन बेस पे जाती हैं। इलेक्ट्रॉन किसी भी पॉजिट्रॉन्स को कन्वर्ट करता है, उसको उसके फोर्स से कम करता है। अगर बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा एक्टिव होते हैं तो ऐसी कंडीशन में हमारी बॉडी के अंदर नेगेटिव डिजीज ज़्यादा डेवलप करती है, हर चीज़ की कमी होने लगती है और बॉडी रिड्यूस होने लगती है। लेकिन अगर पॉजिट्रॉन एक्टिव हुए तो बॉडी के अंदर डिमांड बढ़ती है, जैसे कि मील्स अब खा रहे हैं तो उसका प्रोडक्शन भी हो रहा है, बॉडी उसको एक्सेप्ट भी करती जा रही है, तो ओवर बॉडी हो रही। तो ये पॉजिटिव डिजीज हुई, जो ओबेसिटी हुई वो पॉजिटिव डिजीज हुई, क्योंकि कंज्यूम हो रहा है, भूख लग रही है, खा रहे हैं, प्रोडक्शन हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है बॉडी के अंदर, लेकिन उसका यूज नहीं हो रहा है, नेगेटिव वैल्यूज नहीं बन रही है। तो नेगेटिव वैल्यूज के लिए हमें नेगेटिव चार्ज बॉडी के अंदर देना होगा। तो ये ओबेसिटी के अंदर तो अलग ही सब्जेक्ट आएगा, जिसमें वो समझा जाएगा किस तरीके से हम ओबेसिटी को कंट्रोल करते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रोडक्शंस की बात है, जैसे कि जो कोलेस्ट्रॉल्स है, कोलेस्ट्रॉल्स के लेवल्स को मेंटेन करना, और फैट्स को, इसमें से कुछ मेडिसिन जैसे कि बॉडी के अंदर से सिक्रेशन को बंद करना, ये नेगेटिव मेडिसिन मानी गई है। बॉडी से सिक्रेशन को बढ़ा देना, ये पॉजिटिव मेडिसिन मानी गई है। ड्रेन सिस्टम वाली नेगेटिव मेडिसिन मानी गई है। ट्रांसपोर्टेशन और न्यूट्रिशन सप्लाई वाली मेडिसिन को पॉजिटिव मेडिसिन मानी गई है। और वो मेडिसिन जो पैरेलल काम करती हैं, जो दोनों के बीच में काम करती हैं, दोनों का एक साथ वर्क होता है, जैसे कि आर्टीरियल और वेनस, ऐसी मेडिसिन को हमें न्यूट्रल माना गया है। जैसे कि ए3, ये 3 का पूरी बॉडी पे एक साथ एक जैसा वर्क है। वहीं पर S3 जो बॉडी से सर्कुलेट जो एक्सक्रीशंस है उसको कंट्रोल करना और एब्जॉर्बेशन को बढ़ा देना। लेकिन वहीं पे S2 पॉजिटिव चार्ज अवेलेबल करती है, जिससे सिक्रेशन को बढ़ा देती है। तो अगर कहीं बॉडी का सिक्रेशन कम हो रहा है, जैसे कि मिल्क प्रोडक्शन आफ्टर बेबी बर्न, मिल्क डिफिशियंसी हो जाती है, ब्रेस्ट मिल्क फीडिंग के लिए मिल्क नहीं मिल पाता, तो ऐसी कंडीशन में S2 से उसे प्रोड्यूस कराया जाता है। तो सिक्रेशन जहाँ कराना हुआ, जिससे पॉजिटिव वर्क लेना हुआ, वो S2 हुआ, जिससे नेगेटिव वर्क लेना हुआ S3 हुआ। अब S5 का जो है नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यूज जो हम डाइल्यूशन डेवलप करते हैं उस पर डिपेंड करता है, उसके फोर्स कितने ज़्यादा हम दे रहे हैं, तो उस हिसाब से प्रोडक्शन बढ़ेगा। जितना कम उसका हम फोर्स देंगे उतना प्रोडक्शन घटेगा। जैसे कि कोलेस्ट्रॉल लेवल को मुझे बढ़ाना है, प्रोडक्शंस को मेटाबॉलिक प्रोसेस को बढ़ाना है, तो पॉजिटिव देंगे। अगर बढ़ा हुआ है तो उसे नेगेटिव चार्ज में देंगे कि वो कंट्रोल में आ जाए। लेकिन यहाँ पर अक्सर जो डिजीज में देखा गया है कार्डियक प्रॉब्लम्स के अंदर, एचडीएल लेवल्स घटता है, तो एचडीएल लेवल्स को इंक्रीज करने के लिए हमें पॉजिटिव देना पड़े। जैसे ही एचडीएल लेवल्स घटेगा, एलडीएल एक निगेटिव चार्जेस है, निगेटिव वैल्यूज है, जो कलेक्शंस हो रहा है, जो भी बॉडी के अंदर कलेक्शंस हो और रिमूव ना हो, वो समझ लिए निगेटिव वैल्यूज है। निगेटिव वैल्यूज को खत्म करने के लिए मुझे पॉजिटिव वैल्यूज को इंक्रीज करना होगा। पॉजिटिव वैल्यूज को इंक्रीज करने के लिए मुझे S5 को पॉजिटिव डोज में देना होगा, स्ट्रॉन्ग डोज में देना होगा। जब स्ट्रॉन्ग डोज देंगे तो लीवर का फंक्शन नॉर्मल होगा, लीवर का फंक्शन नॉर्मल होगा, तो जो यहाँ पे फैट्स हैं वो डिजॉल्व होंगे, वो उनके मॉलिक्यूल्स ब्रेक होंगे, और जो एलडीएल लेवल्स जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है वो एचडीएल जाकर के उससे कैरी आउट करेगा। तो यहाँ पर क्लियर हुआ कि हमें जो है कोलेस्ट्रॉल्स को मैनेज करना है और फैट्स को मैनेज करना है। और ये अब यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि उन लोगों को ज़्यादा खतरा है गॉल स्टोन्स का, जिन्हें ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी की शिकायत रहती है। कोलेस्ट्रॉल की जिसे शिकायत रहेगी, फैट्स की जिसे शिकायत रहेगी, उन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम्स, उन्हें रिस्क होने वाला है। बट इट आल्सो इम्पोर्टेंस रिमेंबर दैट द amounts of cholesterol in your bile has no relationship to your blood cholesterol. क्या कह रहे हैं? But it also important remember that the amounts of cholesterol in your bile has no relationship to your blood cholesterol. Amount of cholesterol in your biles डिपेंड करता है कि कोलेस्ट्रॉल बाइल्स के अंदर
किस अमाउंट में जा रहा है। रिलेशनशिप कोई नहीं है ब्लड के, योर ब्लड कोलेस्ट्रॉल, इससे बाइल्स का कोई रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन लेवल्स पे डिपेंड करता है कि ये किस तरीके की वहाँ पे वैल्यूज डेवलप करता है। वैल्यूज डेवलप होगी तब जा करके यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होगी। लूजिंग वेट रैपिडली सीम्स to increase the risk of gallstones, and so does skipping meals. Obesity is a risk factor for gallstones. Eating fatty or greasy meals can precipitate the symptoms of gallstone. Eating fatty or greasy चिकना, जैसे कि फैट वाली चीज़ और फ्राई की हुई चीज़, ऑयली चीज़ों का ज़्यादा यूज़ करना, ये प्रोड्यूस करता है गॉल स्टोन्स को। सर जी एक्सक्यूज मी, जी डज स्किपिंग मील्स भी गॉलस्टोन बन सकता है? जी हाँ जी। मुझे तो डर क्योंकि रात को मुझे खाने के लिए बिल्कुल मन नहीं करता था। नहीं नहीं नहीं, खाली पेट बहुत ज़्यादा खतरनाक है, स्किपिंग नहीं, क्योंकि फिर देखिए कंसंट्रेशन, बॉडी का जो एक फंक्शन होता है वो डिस्टर्ब होता है ना। और अब देखिए, आप पानी अगर नहीं पियेंगे तो डिहाइड्रेशन होगा। स्टोन्स क्यों बनता है? क्योंकि डिहाइड्रेशन है ना। वो जो वेस्ट होना चाहिए डाइल्यूट होना चाहिए, डाइल्यूट हो नहीं रहा। किडनी के ऊपर जो चीज़ें जा रही, कैल्शियम है, कैल्शियम ऑक्सीलेट है, वो जा करके वहाँ पे अगर उसमें बराबर लेवल का अगर वाटर है तो उसे इजीली निकाल देगा। अगर नहीं है तो उसे डाइल्यूट करने के लिए बचा क्या है? तो ब्लड खुद एक कंसंट्रेट फॉर्म में हो गया है। कंसंट्रेट फॉर्म में हो गया, जब उसमें से कुछ वेस्टेज निकलेंगे तो वो जाएंगे कैसे वहाँ पे? तो जैसे कि हम अपनी फिल्टर लेते हैं, ये टी फिल्टर या फिर जूस फिल्टर, उसमें जो फिल्टर जो यूनिट होती है कितनी बारीक होती है, अगर उसे हम ज़्यादा कंसनट्रेट चीज़ डालेंगे तो ऊपर ही रह जाएगी ना। तो हमें ब्लड को कंसनट्रेट नहीं होने देना है, कंसनट्रेट डाइल्यूट फॉर्म में रखना है। और ये जब डाइल्यूट फॉर्म में होंगे तो ईजिली उसमें से जो वेस्ट मटेरियल्स हैं वो मॉलिक्यूल्स में नहीं चेंज होंगे। मॉलिक्यूल्स में जब चेंज होंगे तभी वो जाके अटकेंगे, फंसेंगे। और जब तक वो डाइल्यूट फॉर्म में होंगे तब तक वो क्लियर वे में निकलते रहेंगे। तो अब जब हम खाली इसके मेल्स में रहेंगे तो उस कंडीशन में हमारी बॉडी के अंदर कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, चीज़ें कलेक्शंस बढ़ेगा, और जब बढ़ेगा तो वो डेवलप करेगा। ओके ओके सर जी, थैंक यू। व्हेन टू सीक मेडिकल केयर गॉलस्टोन्स? If a person has episodes or recurring episodes of abdominal pain 30 minutes to 1 hour following meals, call a health care practitioner for an appointment. तो यहाँ पर हेल्थ केयर को बुलाते हैं, ये पब्लिकली कहा गया है। गो टू हॉस्पिटल इमरजेंसी डिपार्टमेंट। अब अगर इमरजेंसी की डिपार्टमेंट ज़रूरत है तो अगर आप, अक्सर क्या होता है कि मोहल्ले में होते हैं या सोसाइटीज़ में होते हैं तो डॉक्टर्स जो पड़ोस में होते हैं सबसे पहले वही उठाए जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में अगर ऐसा है और आप नींद से जागे हुए हैं, तो अगर माइंड बिल्कुल क्लियर काम कर रहा है तो S2C2A2G आप दे दें एट ए टाइम। तो इससे क्या होगा, पेन उनकी रिलीफ हो जाएगी। सबसे पहले S2C2A2G। अगर ये S2C2A2 ना भी काम किया तो GE कम से कम पेन को रिलीफ देने में पहले नंबर पे काम कर जाएगी। और वो जब सबसाइड करेगा, इन्फ्लामेशन रिड्यूस होगा, तब जा कर के वो सबसाइड कर जाएगी चीज़। तो ये इमरजेंसी के लिए हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी है। हम S2C2A2 और G ये या तो बना के रख लें, कभी भी कोई आता है सीधे उसे दे दें हाथ में, या घर में कभी ज़रूरत पड़ती है तो यूज़ कर सकते हैं। तो ये गो टू हॉस्पिटल इमरजेंसी डिपार्टमेंट, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। द एब्डोमिनल पेन कैन नॉट बी कंट्रोल्ड विद ओवर द काउंटर पेन मेडिकेशंस। जैसे कि लोग ब्रूफेन वगैरह ले लेते हैं, या जैसे कि अपने WE ले ली, चलो ठीक है पेन है, S10 और WE ले लिया, अक्सर लिखा हुआ है S10 WE या S1 WE। तो अगर ख़ास करके ये आपका पेन गॉल स्टोन का है
तो वो S1 से रिलीफ होने वाला ही नहीं है, ना S10 से रिलीफ होगा। वो रिलीफ होगा लाइक सिजेरियन पेन जी, लाइक ऑपरेटिव पेन जी, लाइक बर्निंग पेन जी। तो ए टू का काम है वेन्स को ड्रेन करना। अब ये कंजेशन हो रहा है, वेन पुश हो रही है, जिसके वजह से वहाँ पर कॉम्प्लिकेशंस इन्फ्लामेशन राइज कर रहा है। तो आप GA2 देते हैं तो वहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम जो वेन का है वो ओपन हो जाता है, जो वहाँ पे कलेक्शंस है फ्लूइड्स का वो आउट हो जाता है। ऐसे में पेन रिलीफ हो जाएगा। और एक्सटर्नल लगाने के लिए यूज़ कर सकते हैं उसी जगह पे C5A3 और G S5 भी ऐड कर सकते हैं एक्सटर्नल, लेकिन सबसे ज़्यादा रोल C5A2 और G का होगा एक्सटर्नल। अगर कुछ भी ना हो तो G को एक्सटर्नल लगा सकते हैं और WE को भी लगा सकते हैं, अल्टरनेट दोनों कर सकते हैं आप। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। The abdominal pain cannot be controlled with over काउंटर पेन मेडिकेशन। काउंटर पेन मेडिकेशंस में आते हैं ये आइबुजेसिक प्लस है, डाइक्लोफेनिक सोडियम है। ये ज़्यादातर एलोपैथ में या फिर अपने घर में रखी होती है क्रोसिन या पैरासीटामॉल से लोग ले लेते हैं। द पर्सन्स ऑफ बिगिंस वॉमिटिंग और डेवलप्स ऑफ फीवर। अब जब ये फीवर देखिए, अब यहाँ पे फीवर भी आ रहा है, द पर्सन्स बिगिन वॉमिटिंग। अगर S2C2 देते हैं तो उससे वॉमिटिंग भी कंट्रोल हो जाएगी, क्योंकि बैलरी डक्ट इन्फ्लामेशन की वजह से ये चीज़ हो रही है, वॉमिटिंग हो रही है। तो ये यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी। और इसके साथ साथ हम S11 का भी यूज़ कर लें, S11 भी अल्टरनेट देते रहें। तो S11 से जो एपिगैस्ट्रियम में इन्फ्लामेशन होता है, जो स्पाज्म होता है, वो से कंट्रोल कर लेंगे तो दोनों अल्टरनेट काम वॉमिट कंट्रोल हो जाएगा। और डेवलप फीवर है तो उसमें कुछ भी नहीं करना, मुझे F1 सिर्फ ऐड कर देना है। अच्छा, ये जब कहीं बॉडी में इन्फ्लामेशन होता है, पस फॉर्मेशन होता है, ख़ास करके पस फॉर्मेशन की कंडीशन में चिल्स होती है, सर्दी लगती है, और जैसे कि बहुत ज़्यादा थ्रिल सा महसूस होता है, थ्रिल जैसा कपकपाहट सी महसूस होती है, डेवलप। तो ये हम अगर सर्दी जैसा लग रहा है बहुत ज़्यादा, तो इसको हम थोड़ा सा लूक वार्म वाटर में भी दे सकते हैं। अगर मलेरिया का भी केस है तो पेशेंट्स अगर मलेरिया का है तो S2C2 और F1 और A3 मलेरिया का है, अगर आप चाहे तो नोट करना नोट कर सकते हैं, S2C2 F1 A3 और वर्वन वाई, ये खास करके फीवर के लिए यूज़ की जाती है। लेकिन जब हम गॉल स्टोन्स के अंदर यूज़ कर रहे हैं तो S2C2 F1 और A2 यूज़ किया ही है, और जी लुक वार वाटर में देंगे। अगर पस फॉर्मेशन की कंडीशन में अगर कहीं फीवर डेवलप हो रहा है तो आना भी, अगर किसी को स्वेटिंग्स की ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, तो अगर स्वेटिंग्स बहुत ज़्यादा आ रही है किसी को तो F1 से ही उसे ख़त्म, F1 और W से ही रोका जा सकता है। लेकिन क्योंकि ये ट्रीटमेंट्स ड्यूरिंग गॉलस्टोन से ये चीज़ हो रही है, तो यहाँ पर हम इसे स्वेटिंग्स F1 से कंट्रोल में आ जाएगी। और द पर्सनस है ज्वाइंटिस। अब ज्वाइंटिस है तो जाहिर सी बात है कि ऑब्स्ट्रक्शंस है बाइल डक्ट्स का, तो यहाँ पर जॉइंटिस डेवलप होगा, क्योंकि जो बिलिरुबिन है वो ब्लड के अंदर ट्रांसफ़र हो रहा है, वो मिक्स हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में जॉइंटिस के सिम्टम्स आएंगे। तो ये S2C2 A2 G तो दे रहे हैं, अब वहाँ पे S5 C10 F1 और A3 और WE अकॉर्डिंग कंडीशंस या B जो भी है दे सकते हैं। लेकिन बेहतर होता है WE, और RE वगैरह का जो है एक रिस्क है, अगर पहचान में आ जाए तो RE यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया डायग्नोसिस गॉल स्टोन्स। अपॉन hearing the patient symptoms,
the healthcare provider will probably suspect gallstones because the symptoms of gallbladder disease can resemble those of other serious condition. He or she will ask patient questions and examine them to try to confirm this diagnosis and rules out other condition. There is a no blood test that can identify gallstones. ये शायद कल हो गई थी स्लाइड, या दोबारा रिपीट करिए. Blood will be takes for test. Blood will be takes test that can be help determine the gallbladder is obstructed. तो इसमें ऑब्स्ट्रक्ट कैसे पता चलेगा? जब हम टेस्ट कराएंगे सीबीसी, ईएसआर और कोलेस्ट्रॉल, तो एसजीपीटी. तो इस कंडीशन में हमारे ब्लड के अंदर इनके लेवल्स क्या हैं उस पर डिपेंड करेगा कि कुछ है गड़बड़ जिसके वजह से ऑब्स्ट्रक्शन है और ये चीज़ बढ़ रही है. एसजीपीटी अगर बढ़ रहा है तो समझ सकते हैं कि ऑब्स्ट्रक्शन है. बिलिरुबिन बढ़ रहा है तो ऑब्स्ट्रक्शन गॉल डक्ट्स में, बाइल डक्ट्स में है कहीं पे. इफ द लीवर और पैंक्रियास इज इन्फ्लेमेड और नॉट फंक्शन प्रॉपर, इनमें से कुछ ऐसा है जो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा. और इफ द पेशेंट हैज़ इन्फेक्शन, और पेशेंट इन्फेक्शन रखा हुआ में इन्वॉल्व है. इफ़ यू आर ए वोमेन, द ब्लड में ऑल्सो बी टेस्टेड टू चेक फॉर द पॉसिबल प्रेगनेंसी. यहाँ पे प्रेगनेंसी भी चेक करना बहुत ज़रूरी है अगर ऐसा है तो. यूरिनरी में बी टेस्टेड, रूल आउट किडनी इन्फेक्शन किडनी. तो यूरिन टेस्ट में हम देखते हैं कि पस सेल्स वगैरह तो नहीं आ रहा है, या बिलिरुबिन तो नहीं वहाँ पे है, बाइल साल्ट्स वगैरह तो नहीं प्रोड्यूस हो रहा है. इन्फेक्शन कैन कॉज एब्डोमिनल पेन सिमिलर कॉज्ड बाय गॉलस्टोन्स. ये देख सकते हैं यहाँ पे. अल्ट्रासाउंड इज द बेस्ट. कल ये स्लाइड हो गई थी क्या? हेलो. नहीं है सर जी, अल्ट्रासाउंड के बारे में तो मैंने नहीं सुना. तो इसके मतलब है कि हम जब प्रोग्राम तैयार करते हो तो ऐसा लगता है ये हो गई थी, तो हमें लग रहा था हमने शायद पढ़ा दिया. ठीक है, तो फिर मुझे याद नहीं है सर. आई थिंक अगर सो पढ़ा सर है तो मुझे पता है. जी ये कल नहीं कराई थी आपने नहीं कराए थे. अल्ट्रासाउंड. तो यस. ऐसा लग रहा मुझे कि ये करा चुके हैं, और पहली वाली स्लाइड भी लग रहा था करा चुके, क्योंकि ये जब बनाते होते हैं ना 2-3 बार जब नज़र जाता है तो वो जहन में रहता है कि ये हो चुकी है. खैर कोई बात नहीं. यस. यस. अगर कभी ऐसा अर्ली में क्या रहा है होंगे सर, अर्ली नहीं नहीं, शुरू में था ना आपने लीवर और गॉल ब्लैडर के दिए थे हाँ ना शायद टॉपिक्स. शायद उसमें, लेकिन ये प्रोग्राम पूरा नया है अभी तक, इस प्रोग्राम को हमें एक्सप्लेन नहीं किया. अच्छा ना, कल तो नहीं हुआ था. तो शायद बनाने में मुझे ऐसा लग रहा है कि ये हो चुकी है. तो ठीक है, अगर कभी ऐसा लगे कि ये हो गया है तो आप बता दें जिससे हम आगे बढ़ जाएं, टाइम नहीं किल होता है. अल्ट्रासाउंड इज द बेस्ट टेस्ट एग्जामिन द गॉल ब्लैडर फॉर स्टोन. अल्ट्रासाउंड से ही ज़्यादातर पता चलता है कि गॉल स्टोन है. और प्राइमरी जो ट्रीटमेंट है, प्राइमरी जो डायग्नोसिस सिस्टम है हमारा अल्ट्रासाउंड, ये इजी और पेबल है, सभी जनरली पे कर सकते हैं और आसान भी है. तो हम पहले रिकमेंड करेंगे यूएसजी होल एब्डोमेन. अल्ट्रासाउंड यूज़ पेनलेस साउंड वेव टू क्रिएट इमेजिंग ऑर्गन्स. इसमें कोई पेन नहीं होता और इजीली हो जाता है. अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन आर वेरी गुड एट सीइंग abnormalities in the biliary system, including stones or sign of inflammation or infection. Stone or sign of inflammation or infection यहाँ पे easily देख सकता है. Finding gallstones by ultrasound does not diagnose gallbladder disease. gallbladder disease को ये diagnose नहीं कर सकता, but ये ज़रूर है, शो कर देता है कि यहाँ पर obstructions है, gallstones है यहाँ पर. The doctor has to correlated ultrasound finding include the presence of gallbladder inflammation. इससे एक आइडियाज लेते हैं कि गॉल ब्लैडर, एक मिनट, हमारा सिस्टम दूसरा बंद हो गया इसलिए मुझे बाहर निकलना.
तो the doctor has correlated the ultrasound finding including the presence of gallbladder inflammation, size of the bile ducts and presence of stones with patients एंड सिम्टम्स. ये जो साइज है वो मिल जाती है वहाँ से. गॉल ब्लैडर में इन्फ्लामेशन है ये क्लियर हो जाता है. एंड परसेंस ऑफ स्टोन्स, कितने स्टोन्स हैं ये भी क्लियर हो जाता है. और सिम्टम्स मिल जाते हैं, सिम्टम्स से भी डायग्नोस हो जाते हैं. लेकिन कोई स्पेसिफिक बाइलरी सिस्टम की कोई डिजीज़ है वो क्लियर नहीं हो पाता है. जैसे कि कार्सिनोमा है या ट्यूमर है या सिस्ट है, उसके लिए एमआरआई की ज़रूरत पड़ती है. एब्डोमिनल वॉल, लीवर, प्रिकोलेसिस्टिक फैट, प्रिकोलेसिस्टिक फैट, गॉल ब्लैडर वॉल, बाइल, सल्जर, गॉल स्टोन, एकॉस्टिक्स, शेडिंग. नॉर्मल गॉल ब्लैडर, अल्ट्रासाउंड गॉल ब्लैडर, ये गॉल स्टोन्स यहाँ पे आप देख सकते हैं. इन्फ्लामेशन क्लियर हो रहा है और स्टोन्स की पोजीशन, लोकेशन पता चल रही है. ये यहाँ पर देख सकते हैं. सर्जरी इज नॉट ओनली एज्यूम गॉल स्टोन. ये स्टोन्स 1 2 3 4 5 6 7 नियर अबाउट 8 यहाँ पर स्टोन्स है. ये एक्सरे के ज़रिए से देखा जा सकता है. लेकिन डिजीज़ पथरी स्टोन के बारे में मालूम तो किया जा सकता है, लेकिन अगर गॉल डक्ट या बाइल्स गॉल्स ब्लैडर की डिजीज़ क्या है ये क्लियर नहीं हो पाए. ये से क्लियर करने के लिए एमआरआई या सीटी स्कैन की ज़रूरत होती है. An alternative to ultrasound is an oral cholecystography (OCG). An X-ray is taken of the gallbladder after the patient's swallow pills containing safe. एक टैबलेट आती है जो उसे पेशेंट्स निगल लेता है और वो सेफ होती है. टेम्पररी डे, द डे हेल्प द गॉल ब्लैडर एंड गॉल स्टोन सोज अप बेटर ऑन द एक्सरे. और फिर एक्सरे करते हैं तो जिसके लाइट से रेस के जरिए वो पहचानी जा सकती है. बोथ अल्ट्रासाउंड एंड OCG एंड डिटेक्ट गॉल स्टोन इन द गॉल ब्लैडर अबाउट 95% of the time. Ultrasound is usually first choice because it is a completely non-invasive and involves no exposure to radiations. सेफ है, किसी तरीके का कोई इसमें नुकसान नहीं है और कोई भी रेडिएशन नहीं है, कोई एक्सपोजर नहीं है. इफ आइदर टेस्ट गिवन अनसर्टेन रिजल्ट एंड अदर टेस्ट यूजुअली नेसेसरी. ये फ़ौरन मुझे रिजल्ट का भी पता चल जाता है. और कई बार तो अभी गायनिक्स पेशेंट्स, गायनिक्स जो डॉक्टर्स होते हैं वो एट ए टाइम अपने वहाँ क्लिनिक में ही लगा रखा है और फ़ौरन पोजीशन को क्लियर कर लेते हैं. और ऐसी कंडीशन में वहाँ पर लीवर का भी ले लेते हैं, गॉल ब्लैडर का भी ले लेते हैं, जिससे ये भी पता चल जाता है एट ए टाइम कि अगर प्रेगनेंसी है तो गॉल स्टोन्स तो वगैरह तो नहीं है, कोई ऐसे लीवर की प्रॉब्लम तो नहीं है जिसे साथ में केयर किया जा सके. तो ये एक सहूलत हो गई है क्लिनिकल. These tests, the alternatives to ultrasound and OCG, they are better choice if gallstone have left them gallbladder and moved into the duct. Cholecystography, HIDA scan, HIDA scan. This is a test which a solution injection into IV line in the patient's arm, the liquid absorbed by the liver. एक IV लाइन इंजेक्शंस देते हैं जिसे लीवर एब्जॉर्ब कर जाता है. द पास्ड ऑन टू द स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर, और पास करता है वो गॉल ब्लैडर तक.
मच लाइक बाइल, और बाइल के तरीके से फैल जाता है वहाँ पे। द सॉल्यूशन कंटेन्स ए हार्मलेस रेडियो एक्टिव मार्कर, ये रेडियो एक्टिव मार्कर होता है, हार्मलेस होता है, विच इज अ सीन बाय ए स्पेशल कैमरा, और इसे एक स्पेशल कैमरे के जरिए से देखा जा सकता है। इफ द गॉल ब्लैडर इज अ इन्फ्लामेड, और गॉल ब्लैडर की इन्फ्लामेशन, जो इन्फ्लामेशन है उसे यहाँ से डिटेक्ट की जाती है। नोन ऑफ द मार्कर इज सीन द इन द गॉल ब्लैडर, और यहाँ से मार्क भी कर देते हैं, जैसे हम जानते हैं इसे मार्क भी कर दिया जाता है। एंड इफ द गॉल ब्लैडर इज अ ब्लॉक्ड बाय गॉल स्टोन, अगर ब्लॉक हुआ है गॉल स्टोन से, तो नॉन ऑफ द मार्कर इज सीन टू लेवल द गॉल ब्लैडर। CT scan, this is test is the similar to an X-ray, however more detailed, इसमें more details मिल जाती है। It is shown gallbladder and biliary duct and can detect gallstone blockage and other complications, ये सारी चीज़ CT स्कैन में निकल जाती है। अब कई बार ऐसा होता है कि सजेशन अगर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है तो CT स्कैन करवाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। हो सकता है ब्लॉकेज जो मुझे दिख रहा है गॉल स्टोन का, वहाँ पे कोई सिस्ट डेवलप हो गया हो, तो अगर सिस्ट डेवलप हुआ है तो वो शेडोज़ दिख रहा है, उस शेडोज़ को क्लियर करने के लिए CT स्कैन का होना ज़रूरी है। कभी कभी लिम्फ नोड इनलॉर्ज हो जाते हैं कैंसर की कंडीशन में, तो CT स्कैन से ही क्लियर हो पाता है कि ये किस टाइप के नोड्स है, ये सिस्ट है या स्टोन्स हैं, तो बेहतर होता है। और यहाँ पर जब हम ट्रीटमेंट देते हैं, और ये ख़ास करके उन लोगों की ज़रूरी है एलोपैथ वालों के लिए, जबकि वो सर्जरी करना होता है, तो उनको एनाटॉमी की बहुत अच्छी तरीके इंफॉर्मेशन होना चाहिए स्ट्रक्चर की, क्योंकि उनको ऑपरेट करना है। अगर वो अनजाने में अगर उस जगह को ओपन कर दिया और वहाँ पे कैंसर निकला, गॉलस्टोन ना हुआ, तो और कंडीशंस किस हद तक है नहीं पता चली, तो ये एक कॉम्प्लिकेशंस राइज कर सकता है। और कई बार ऐसा हुआ है। यहाँ पे क्लिनिक के पास हमारे एक पेशेंट था जिसे यूरिन में पस जाया करता था और लगातार ट्रीटमेंट ले रहा था, और मुझे बाद में पता चला जब वो अनबेड हो गया और सारे डॉक्टरों ने रिफ्यूज़ कर दिया, तब वो हमारे पास आया इलेक्ट्रो के ट्रीटमेंट लेने के लिए, लेकिन उस वक्त भी बहुत देर हो चुकी थी। तो उसमें ये बताया कि डॉक्टर ने कहा कि प्रोस्टेट में प्रॉब्लम है, और पहले इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट किया कुछ 6 महीने तक, और फिर भी वो इन्फेक्शन सही नहीं हुआ, पेशाब रुकने लगा, तो कैथेटर लगा दिया। कैथेटर लगाने के बाद जब उन्होंने सोनोग्राफी की, MRI नहीं की, सोनोग्राफी के बेस पर उन्होंने ऑपरेट कर दिया। जैसे ही ऑपरेट किया, वहाँ पे देखा क्या कि कैंसर डेवलप कर चुका है। वैसे ही उन लोगों ने बंद कर दिया, घर वालों को बताया इनको कैंसर डेवलप हो गया है और इनका कुछ नहीं हो सकता, आप आराम करो। तो ऐसी कंडीशन में जब पूरी तरीके से यूरिन हो गई, फिर उन लोगों ने एक ब्लडर अलग से कैथेटर लगा दिया, जिससे यूरिन उसमें भरता था, घर वाले खाली कर दिया करते थे। तो इस पोजीशन में क्रिटिकल कंडीशन में पहुंच जाते हैं जब बगैर पूरे डायग्नोसिस के साथ लोग ऑपरेट कर देते हैं। तो ज़रूरी होता है कि ऐसी जगह पे, और अगर हमें भी अच्छा ट्रीटमेंट अगर करना है, गुड ट्रीटमेंट, तो CT स्कैन का सहारा लेना बेहतर होता है। एंडोस्कोपी, रेट्रोग्रेड cholangiography, ERCP, a then flexible endoscopy is used to view parts of the patient's biliary system. ये इंडोस्कोपी एक छोटा सा होल करके इंडोस्कोपी पास की जाती है जो बिलियरी सिस्टम तक जाती है, और उसे देखा जाता है। अभी आगे इमेज में है, आप देख सकते हैं। द पेशेंट इज द सेडेटेड एंड द ट्यूब इज passed through the mouth and stomach and into the small intestine. The device then injects a temporary dye into the biliary duct. The dye make it easy to see any stone in the ducts. When X-ray are taken, sometimes a stone can be removed during his procedure. इसी प्रोसीजर के ड्यूरेशन में उसे रिमूव भी कर देते हैं, सेक्शन कर देते हैं उसमें। A chest X-ray may be performed to make sure there are no other reasons for the abdominal pain. Sometimes problem in the chest such as pneumonia. इसमें निमोनिया जैसा सिम्टम्स डेवलप होता है। कैन कॉज पेन द अपर एब्डोमेन, ऊपर के हिस्से में पेट पे दर्द होता है,
Occasionally the chest x-ray can also show stone in the gallbladder. फिर जैसे कि अपनी ऊपर एक्सरे में देखा है कि वहाँ पे शो कर रहा है, तो सिम्टम्स क्या राइज करता है? निमोनिया का. As the most gallstones are symptomatic, many times gallstone are diagnosed when the patient undergoes a test for another reasons. और तब पता चलता है कि अगर और किसी भी वजह से रिपोर्ट कराने गया है तब पता चलता नहीं यहाँ पे गॉलस्टोन्स भी है इसे. और देयर होम रेमेडीज फॉर गॉलस्टोन्स. आफ्टर a diagnosis of gallstone, the patient may choose not to have surgery or may not be able to have surgery right away. उसके लिए सर्जरी सही नहीं है, उसे सर्जरी करवाना नहीं है. There are measures the patients can take to relieve the symptoms to include intake of only clear liquid to give the gallbladder a rest. गॉलब्लैडर को रेस्ट देना चाहिए, लिक्विड डाइट लेना चाहिए, अवॉइड फैटी और ग्रेसी मील्स एंड टेकन एसिटामिनोफेन डाइक्लोन ईटीसी फॉर पेन. तो ये तो इनके लिए है, ये एलोपैथ की मेडिसिन है. हमें तो S2C2A2G देना है.